एक बार फिर से पोस्टर लग गया और वहां लिखा जा रहा है क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं। हाँ, निश्चित रूप से इसमें क्या शक वाली बात। केवल पढ़ा लिखा नहीं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लिखा होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसे कानून का भी ज्ञान हो, जिसे संविधान का भी ज्ञान हो, जो लोकतंत्र के महत्व को समझता हो, जो गणतंत्र की गरिमा को समझता हो और देश की जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानकर उन्हें दूर करने का लगातार प्रयास करे, उसके लिए संघर्ष करे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। केवल पढ़े लिखे से कोई बात नहीं बनती। आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, ये बात तो जनता भी जानती है ना, तो जनता को कौन सी खूबियां नजर आती हैं जनता चाय वाले को पसंद करती है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि जनता चाय वाले को पसंद करती है। जैसा अभी आपने पूछा कि जनता को क्या खूबियां नजर आती हैं। हाँ, ये बात एक बड़ा ये गंभीर सवाल है कि लोगों को क्या क्या नजर आता है। वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं जो लोगों को नजर आते हैं, उसमें महंगाई भी नजर आती है, बेरोजगारी भी नजर आती है, सुरक्षा भी नजर आती है, जाति और धर्म के आधार पर जिस तरह से लड़ाया जाता है वो भी नजर आता है, मजदूरों को अपनी बुरी हालत भी नजर आती है, किसानों को अपनी दुर्दशा भी नजर आती है, शिक्षा की लगातार गिरती हुई स्थिति भी नजर आती है। लेकिन यही साथ साथ ये भी स्थिति है कि इसी देश में धर्म और जाति के नाम पर भी जब राजनीतिक पार्टियां, कुछ पार्टियां जब जनता को गुमराह करती हैं, उसको भटकाने की कोशिश करती हैं, तो लोग जाति और धर्म के नाम पर भी भटकते हैं। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि भैया कि जहाँ पर चौकीदार के नाम से जनता खुश हो जाती है कि हम चौकीदार को वोट दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे समझा पाएंगे। नहीं, देखिए, समझाने के तरीके हैं। प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि मैं चौकीदार हूँ और लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग नहीं कह रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है, ये जो कहलवाया जा रहा है, ये जो बीजेपी का आईटी सेल है और जो गोदी मीडिया है, ये उसके माध्यम से सारी चीजें फैलाई जाती हैं और कुछ भी नहीं है। लोग इस सारी चीज को समझते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने आप को ओबीसी का कह के कैसे लोगों को मूर्ख बनाया। अब ये सबकी समझ में आ गया है। अगर मैं आज की बात करूं, आज की स्थिति में करूं, तो अब लोगों को सबको समझ में आ गया है कि देश में जिसने अपने आप को चौकीदार कहा, प्रधान सेवक कहा, अपने आप को ओबीसी कहा, उसने किस तरह से इन सारी बातों को कह के लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को धोखा दिया। धोखा भी क्या, लोगों की पीठ में छुरा भोंका, लोगों को कहा कुछ और किया कुछ नहीं। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी खत्म करने की बात हो, ये यूं कहो कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया हो, 15 से 20 लाख रुपए देने का वादा किया हो, यूं ही कहा हो कि भी यूं ही आ जाएंगे। चाहे अच्छे दिन का वादा किया हो, चाहे डिजिटल इंडिया का वादा किया हो, चाहे स्मार्ट सिटियों का 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात कही हो, मजदूरों की स्थिति संभालने की बात कही हो, महिलाओं की स्थिति बेहतर करने की बात कही हो, सारी चीजें सबके सामने हैं। जिस महंगाई को लेकर, जिस सिलेंडर को लेकर वर्तमान में जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो सर पे लेके ढोती थी और कहती थी कितना महंगा सिलेंडर हो गया। 400 रुपए का सिलेंडर उन्हें महंगा लगा, लेकिन अपनी सरकार में 1100 का सिलेंडर कर दिया। उनके मुंह से चू नहीं निकलता है, नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं। जेपीसी की मांग हो रही है, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पाएगी जेपीसी है क्या। आप चाहेंगे कि बताएं तो सही कि जेपीसी जरूरी क्यों है। नहीं, मैंने तो बार बार बताया, फिर आपको बताता हूं जेपीसी क्या है, जेपीसी क्यों जरूरी है। देखिए, जेपीसी सबसे ताकतवर एक समिति है। इससे ज्यादा ताकतवर किसी भी मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कमेटी नहीं है। इसका बनती कैसे है, लगभग सभी पार्टियों के सांसद इस जेपीसी में होते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी संयुक्त संसदीय समिति। लगभग हर पार्टी के सांसद इसमें होते हैं और इस कमेटी को इतने व्यापक अधिकार हैं, किसी भी मसले को लेकर जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जांच कर रही होती है,
कि किसी भी हद तक ये जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपने सामने गवाही देने के लिए, बयान देने के लिए बुला सकती है। किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला सकती है। किसी भी संवैधानिक विशेषज्ञ को बुला सकती है। किसी भी तरह की जो भी मतलब इसे चाहिए ऐसे किसी व्यक्ति को बुला सकती है, उससे सवाल पूछ सकती है, उसके बयान लिख सकती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है जिसको समझना जरूरी है कि हर पार्टी का अपना एक काम करने का एक तरीका होता है, उसका अपना एक एजेंडा होता है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत वो संसद में अपना काम करती है, अपना पक्ष रखती है। लेकिन और उसमें उसको पार्टी को, अपनी पार्टी को व्हिप जारी करने की उसको ताकत होती है। तो कोई भी उसका सांसद जो पार्टी की व्हिप है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसके विरोध में नहीं जा सकता। वो सही है या गलत है इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि इस संसद में ऐसे करना है तो वो वैसे ही करेगा। लेकिन जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है या संसद की जितनी भी समितियां हैं, इनकी मीटिंग्स में कोई भी सांसद किसी भी पार्टी का हो, उसकी पार्टी की राय, उसकी पार्टी की रणनीति कोई भी हो, वो सांसद भी कमेटी में जो उसे ठीक लगेगा, जो उस विषय के संबंधित सवाल उसे करने चाहिए, जानकारी उसे हासिल करनी चाहिए, बयान जो देना चाहिए, जो सूचना देनी चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से फ्री है, उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। और अगर वो अपनी पार्टी के विरोध में भी वहां बयान दे के आ रहा है या काम करके आ रहा है तो वो पार्टी उसके खिलाफ उस कमेटी में किए गए काम के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये उसको एक प्रिविलेज है। सो इसलिए जो सांसद हैं, अगर कोई ऐसा सांसद है बड़ी मजबूरी में कोई पार्टी के नियमों से बंधा है, कमेटी में जाने के बाद में वो किसी नियम से नहीं बंधा, वो केवल देश हित में, जनता के हित में जो उसे बेहतर लगता है वही वो करता है, वही वो करेगा, वही वो उसे करना चाहिए। तो वहां पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, किसी नियम से, पार्टी के नियम से, उसकी विचारधारा से नहीं बंधा हुआ। इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत मजबूत है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में भी कोई कमेटी बनाई जाए, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत है, इसको उससे भी कहीं ज्यादा अधिकार है। और अगर ये बन गई अडानी वाले मामले में, तो आप निश्चित मानिए कि अडानी के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या संबंध है, देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश को उनके हवाले किया, गिरवी रख दिया, सारी संपत्ति किस तरह से उनको दी गई, किस तरह से, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे कोयला हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे आपके जो रोड हो, चाहे आपका ये जो रेलवे हो, किसी भी फील्ड में किस तरह से नियमों में बदलाव किया गया, छेड़छाड़ की गई है, उनको अडानी के पक्ष में मोड़ा तोड़ा गया है, और किस तरह से 17,80,000 करोड़ का घोटाला किया है, और हकीकत में कौन है। और ये 20,000 करोड़ रुपए जो एलारा कैपिटल में है, जिसके लिए अब एक और नई सूचना आ रही है कि एक मिस्टर अशोक हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ नहीं, 80,000 करोड़ का मामला है। तो ये किसके हैं? ये सारी चीजें बिल्कुल बेपर्दा हो जाएंगी और मोदी सरकार पूरी तरह से नंगी हो जाएगी। देश के सामने सच, जिसे आप नंगा सच कहते हैं, वो सामने आ जाएगा, और तब आपको पता लगेगी कि देश का प्रधानमंत्री कितना भ्रष्ट है। सर, आप ये है जेपीसी की ताकत। जेपीसी की बात कर रहे हैं, पिछले 26 साल का उठाएंगे तो 6 बार जेपीसी का गठन हुआ है और हर बार क्लीन चिट दी गई है। अगर अभी भी जेपीसी की मांग आपकी पूरी होती है तो विपक्ष के पास क्या हथियार रहेगा अगर अब की बार भी क्लीन चिट आपकी जानकारी शायद थोड़ी सी कम है। 3 बार मतलब क्लीन चिट की गई है, 3 बार सरकार गिरी है, जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर गिरी, 3 बार सरकार गिरी। तो जेपीसी को आप इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। और दूसरी बात यह है कि एक बार सच सामने आए, और वो सच जो सामने आएगा वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में होगा, दर्ज हो जाएगा, वो इतिहास बन जाएगा। दुनिया में कभी भी कोई भी आएगा उसे देख सकता है, और फिर उसका हवाला देके आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लड़ सकते हैं। जनता के सामने वो सारी तस्वीर रख सकते हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, जो सच है वो ये सच ये है, हम तो आपको बता रहे हैं कि सच ये है। अब इसी के आधार पर आप फैसला कर लीजिए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। ये है इसकी ताकत। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, पहले हमारे पास नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे,
हम नफरती तत्व हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि इतनी नफरत फैल गई है। नहीं, निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कमेंट करना पड़ रहा है तो स्थिति की गंभीरता को आप समझ। मैं अगर आपको 2-3 चीजें ही अगर आप देखो, मैं बताऊं तो जिस समय 5 जजेस आके, वो 4 जजेस आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं डेमोक्रेसी इन डेंजर, देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। सबने, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसी समय लोगों को समझ आना चाहिए था कि कितनी गंभीर स्थिति है। और देन उसके बाद में अफसोस कि उन्हीं में से एक व्यक्ति चीफ जस्टिस बना और उसने जिस तरह से राफेल के मामले को रफा दफा किया, जिस तरह से वो व्यक्ति उसमें शामिल था जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, ये जो सारी चीजें हुई वो कितनी दुखद है। और इसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस लगातार लोकतंत्र के हक में बात कह रहे हैं, जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं, और केवल कह नहीं रहे हैं, पहली बार आपको सबको नजर आ रहा है, केवल कह नहीं रहे, वो कर भी रहे हैं, फैसले भी उसी हिसाब से उसी तरह से आ रहे हैं। तो इस सारी चीज को, और अगर कहना मतलब कोर्ट को भी अगर ये कहना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है, और एक और बड़ी गंभीर स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले सरकार के विरोध में आ रहे हैं, उन फैसलों को लेकर जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ट्रोल किया जा रहा है। कौन करने वाला ट्रोल? बीजेपी के आईटी सेल के लोग हैं ना, तो जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा नूपुर शर्मा वाले मामले में जस्टिस पारदीवाला और एक और जज साहब जो थे, जिस तरह से उनको इतना भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनको इस तरह से ट्रोल किया गया। कौन कर रहा है? ये सारे ट्रोल करने वाले आप सब जानते हैं कि बीजेपी की आईटी सेल के लोग हैं, यानी बीजेपी के लोग हैं। मतलब यह है कि अगर उनके हिसाब से कोई फैसला नहीं आएगा तो किसी को भी गाली देंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी किसी से बदतमीजी करेंगे। ये स्थिति है, ये स्थिति बड़ी गंभीर है, और अभी इससे भी कहीं ज्यादा स्थिति गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा है, वो बोल नहीं सकती ये सारी चीजों पर। हम लोग इस बात को समझते हैं, देश में स्थिति जितना बता रही है सुप्रीम कोर्ट, उससे भी कहीं ज्यादा, कई गुना गंभीर स्थिति। सर, क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके बाद जो है चारों तरफ से राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, उनका जो बंगला है उसको छीने जाने की बात सामने आ रही है। अब जो है लंदन से जो ललित मोदी वहां बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि मुझे बार बार भगोड़ा कहा जा रहा है, मैं केस करूंगा राहुल गांधी के खिलाफ। अबे भगोड़े को भगोड़ा नहीं कहेंगे तो और क्या साबित नहीं कहेगा? हुआ ना सर, जब भगोड़ा तक साबित नहीं होता आप कैसे कि जो अरे यहाँ से भाग गया भाई, सरकार ने भगा दिया, और कुछ भगोड़े की बात है? हाँ, अगर वो भगोड़ा नहीं है हाँ, उसको बोलो यहाँ आ, हम्म, यहाँ पे लड़ना केस। हाँ, तेरे पे आरोप है ना कि 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, आरोप है ना, क्या लगा उन्हें? 13,000 करोड़ का घोटाला किया, यहाँ आके देना जवाब। ललित वहां मोदी क्यों के बैठा? पीछे कौन लग रहा है आपको? कौन? ललित मोदी के पीछे कौन? ललित मोदी और ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे भगोड़े ही हैं ना भाई। अगर ये भगोड़े नहीं हैं, देश का पैसा लेके भागे नहीं हैं, तो इस सारे के सारे चोर यहां आके मुकदमा क्यों नहीं लड़ते? चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई भी हो, एक नहीं है, इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। सैकड़ों की संख्या में ये लोग हैं जो देश का पैसा लूटकर भाग गए हैं। वाकई में अगर ये भगोड़े नहीं है, यहां आके बात करें ना। क्या सर आपको लग रहा है कि ललित मोदी जी से मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, क्या फिर से जो है राहुल गांधी को सजा हो सकती है? अरे भाई, वो कोई तो जब कार्रवाई हो सकती है राहुल भाई गांधी के देखो, वो खिलाफ? तो ये तो मतलब आप ये कहो कि कल्पना है ये सर, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी तो ये सब मीडिया में सारी बातें कही जा रही हैं, और ये बहुत सी बातें मीडिया तक ही रहती हैं। हकीकत में जो सारी चीजें होगी, मैं समझता हूं जब कोर्ट में जाएंगे तब कोर्ट का क्या रिएक्शन होगा, कैसे बातें चीजें होंगी, क्या कोर्ट के सामने फैक्ट होंगे, तो उससे पता लगेगी। क्या राहुल गांधी और विपक्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने की साजिश चल रही है? बिल्कुल इसमें तो मिट्टी में मिलाने वाली बात। बिल्कुल इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मैंने तो आपको बता दिया, देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके राष्ट्रतंत्र स्थापित करने की पूरी साजिश है, पूरी प्लानिंग उसी तरह से है, सारे काम उसी तरह से हो रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने। और भारतीय संविधान, वर्तमान जो भारतीय संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लेके, इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को संविधान के रूप में जो है वो लागू करना चाहते हैं। ये तो सब कुछ सामने आ रहा है।
सर आपको क्या लग रहा है जो जर्मनी का जो विदेश मंत्रालय है वो ट्वीट कर रहा है राहुल गांधी के मामले में, और किरण रिजिजू ने कहा है कि विदेशी हस्तक्षेप को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो भारत का अंदरूनी मामला है, तो आपको लग रहा है वाकई में लोकतंत्र की स्थिति इतनी खराब हो गई है? क्या आपको नहीं लग रहा है देश में लोकतंत्र कि विदेशी ताकतों को जो है इंटरफेयर करना पड़ रहा है, और वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे देखो, मैंने ट्वीट देखा नहीं है, जब तक देखो नहीं तो पर कैसे बताऊं कि किसने क्या ट्वीट किया है। ये बात। दूसरी बात इसकी नहीं है, अगर माना कहीं भी कोई बात होती है, बात लोकतंत्र के ऊपर तो कहीं भी दुनिया में वो हो सकती है चर्चा। भाई अगर एक व्यवस्था है और इसी तरह की व्यवस्था दुनिया में कई देशों में है, तो उस पर तो जो लोग लोकतंत्र के हामी हैं या लोकतंत्र के समर्थक हैं, उस पर चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। वो किस तरह की चर्चा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने ट्वीट देखा नहीं है। ट्वीट देखने के बाद मैं बता सकता हूं कि हाँ भाई इसमें क्या बात कही सर गई। किरण रिजिजू ये तो कह रहे हैं कि भाई विदेशी हस्तक्षेप को हम जो है बिल्कुल भी, क्या है किरण रिजिजू? वो कह रहे हैं एक्सेप्ट नहीं कुछ करेंगे। भी नहीं है यार मेरे, वो एक गुलाम है और कुछ नहीं। आप मेरे से कहलवा रहे हो भाई, सर आपको क्या लग रहा है क्या लगवा? आप एक बात बताइए, जो किरण रिजिजू जितनी भद्दी भाषा में सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर रहा है, वो लॉ मिनिस्टर होते हुए इतनी समझ होनी चाहिए कि उसे भाषा कैसी बोलनी चाहिए। वो जितनी बात इस पे कर रहा है, क्या वो इतनी बात इस बात पे कर रहा है कि मोदी की जुबान क्यों चुप है, सरकार की जुबान क्यों चुप है चाइना के ऊपर? किस तरह से आप एक तरफ आप जो ऐप जो बंद कर देते हो और उसके अलावा पूरा व्यापार लगातार बढ़ता चला जा रहा है चाइना के साथ, और चाइना के पक्ष में वो व्यापार है लगातार, उस पर कोई सवाल है? मोदी के रहते हुए ही कितनी जमीन चाइना ने भारत की कब्जा ली है, इस पे कोई जवाब है? इस पे बोलता है? केवल यह है कि सुप्रीम कोर्ट पे बोले जाओ और विदेशी हाथ। अरे अगर सही ढंग से पता लग गई तो विदेशी हाथ पता लग जाएगी कि वो जो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा में कैसे हुआ, कौन कौन उसके पीछे है, इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं चाहिए। जिस घटना में हमारे 44 जवान शहीद हो गए, उसकी जांच हुई क्या? जिस घटना में जनरल विपिन रावत जो सीडीएस थे, उनकी मौत हुई या यूं कहो कि उनकी हत्या हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना प्रॉपर। हुई क्या? नहीं हुई ना। तो क्या इसमें किसी का हाथ नहीं है? और कैसे ये सब कुछ हो रहा है? लाल आंखें दिखाने की बात प्रधानमंत्री करते थे 2014 से पहले, 2014 की पूरी कैंपेन में लाल आंखें दिखाने की बात चाइना को। अब कहां की आंखें? लाल क्या पीली या सफेद भी नहीं है। तो सर ये कैसा लोकतंत्र है कि ना तो देश के अंदर बोलने देंगे ना देश के बाहर किसी को बोलने देंगे? ये मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या मजाक है? नहीं, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर लोगों की जुबान को बंद करना, उनकी आवाज को पूरी तरह से बंद कर देना, यही देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का लोकतंत्र है और कुछ नहीं। लोकतंत्र है सर, तभी तो राहुल गांधी बाहर विदेश में जाकर छवि खराब करने जैसा काम कर रहे हैं। कोई छवि खराब राहुल गांधी ने नहीं की। राहुल गांधी ने जो वहां कहा, यहां सबके सामने कहा, उसको एक्सेप्ट किया। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जिससे आप छवि खराब करने की बात। आप जबरदस्ती किसी बात को कहने लगो, उसका कोई इलाज नहीं है। और तुम्हारे पास यही है, मतलब मोदी के पास, या यूं कहो कि बीजेपी के पास, मोदी सरकार के पास यही है कि जो मन में आए आप बके चले जाओ और कुछ नहीं। यानी कि बीजेपी अब जो है वो विपक्ष से डर गई है। जो जिस विपक्ष को यही सरकार कहती थी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमसे डर चुकी है। मोदी तो इस देश की जनता से भी डरते हैं, विपक्ष से क्या डरते हैं? मोदी तो आपसे भी डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, विपक्ष से डरते हैं। जो आदमी 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, इससे बड़ा डर क्या होगा? मन की बात तो करते जो हैं सर। हाँ, बस मन की बात, काम की बात नहीं, मन की बात। सर अभी मन की राहुल बात तो गांधी कुछ नहीं। सत्यमेव जयते प्रोग्राम कर रहे हैं अभी कर्नाटक से, क्या आपको लग रहा है इसके पीछे क्या? अच्छी बात है, सत्यमेव जयते अड़े रहें, बढ़िया बात है कि सत्य के हक में लड़ें, सत्य के पक्ष में लगातार संघर्ष करें, अच्छी बात है। अभी कर्नाटक में चुनाव भी है और कोलार में जहाँ पे उन्होंने पहले जो बयान दिया था जिसको लेकर बवाल मचा, उनकी सदस्यता गई, वहीं से वो फिर से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी बात, ये सांकेतिक तरीका है, ये सांकेतिक रूप से आप वहीं से कोलार से ही शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ हंगामा हुआ है। बहुत अच्छी बात, इसमें की दिक्कत क्या है? सर भारतीय जनता पार्टी समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी चोरी टैक्स करते हैं, मोदी जी। क्या कर दिए चोरी टैक्स राहुल गांधी। भाई? ये तो उनकी भाषा होगी, जो मन में आए बोल दें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।